सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। बहुत से लोग इसका अंदाजा लगाते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल, जिसे टाइम से कंपेयर किया जाता है कि समय और काल दोनों एक ही चीज मानी जाती है, जबकि दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। काल और समय ये दोनों चीज अलग अलग हैं। टेंस का अर्थ होता है काल और टाइम का अर्थ होता है समय। समय कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे हमने टेंस की बात करी काल की, तो इसके अंदर फिर हमें ध्यान में आता है कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, वर्तमान काल जो भी अभी चल रहा है। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं। वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो वर्तमान में काम हो रहे हैं ये सब प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। दूसरा टेंस हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, वो पास्ट टेंस कहलाता है। यस्टरडे आई सॉ ए बिग एलिफेंट, कल मैंने एक बड़ा हाथी देखा था। व्हेन डिड यू सी एन एलिफेंट, आपने एक हाथी कब देखा था? यू सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे, आपने एक हाथी कल देखा था। इट मीन्स बीते हुए समय की बात कर रहे हैं हम, जो समय गुजर चुका है उसकी बात की जा रही है, इसलिए ये पास्ट टेंस होगा। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। इट मीन्स आने वाला समय। आने वाले समय में क्या कार्य किए जाएंगे, आने वाले समय में हमारी क्या प्लानिंग होगी, क्या योजना होगी, वो सारी बातें इस फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती है। जैसे आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। इट मीन्स आने वाले समय की बात कर रहे हैं हम कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। इस प्रकार से ये जो टेंस होते हैं इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इफ एनीबडी आस्क टू यू, यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, तो आपको कहना होगा चेंजेस in the form of the verb। is called tense। इसका मतलब होता है कि क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। आई वाज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था। आई शेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। तो तीनों वाक्यों में आपने देखा कि मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैंने वर्तमान में कही ये बात। आई वाज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था, बीते हुए समय की बात कही मैंने। फिर मैंने कहा कि आई शेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा, तो फ्यूचर की बात मैंने कही है। तो आपने देखा कि ये जो तीनों वाक्य मैंने बोले हैं अभी, आई एम गोइंग टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल दीज सेंटेंसेस। तीनों वाक्य आपके सामने हैं। यू कैन सी आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। आई वाज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था। आई शैल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। When we see all these 3 sentences, जब हम इन तीनों वाक्यों को देखते हैं तो you will find, आप पाएंगे कि इन तीनों वाक्यों में एक ही डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एम आया, यहाँ वाज आया, यहाँ शेल आया। इट मीन्स जैसे ही वर्ब चेंज हुई हमारी, वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया, जैसे ही उसके अंदर परिवर्तन होता है, जैसे ही उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो टेंस बदल जाता है। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये कौन से टेंस का हो गया?
प्रेजेंट टेंस का। दूसरा आई वाज गोइंग टू जयपुर, पास्ट टेंस का। और तीसरा आई शैल गो टू जयपुर, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य हुआ। तो जैसे ही हमने देखा कि क्रिया बदली, इट मींस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप में होने वाला परिवर्तन। जो जो भी चेंजेस आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग ऑल द चेंजेस ओनली इन वर्ब। जितने भी परिवर्तन आप देख रहे हैं वो वर्ब में, क्रिया में, और क्रिया के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। तो इफ एनीबडी आस्क टू यू, यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, तो यू विल रिप्लाई, आप आंसर देंगे कि चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। जैसे जैसे क्रिया चेंज होती जाएगी वैसे वैसे टेंस बदलता जाता है। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई फैमिली होती है, फैमिली के अंदर हेड होता है, हेड यानी कि मुखिया, और उसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, इट इज द हेड ऑफ द फैमिली। यह क्या है, परिवार किया। अब इसके मेंबर्स यानी इसके सदस्य कौन कौन हैं, तो जो इसके भाग हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये सब क्या है, सदस्य हैं, किसके, परिवार के, मुखिया के। तो अभी अपन बात करते हैं हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का जो मुखिया है उसकी जानकारी कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं। हमने जनरली देखा होगा कि जब भी ग्रामर पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी ग्रामर, तो उसके अंदर प्रेजेंट टेंस डाल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रारंभ कर दिया जाता है, जबकि इसकी शुरुआत वहाँ से नहीं, यहाँ से होगी, प्रेजेंट टेंस से। जिसे हमने कहा वर्तमान काल, जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। राशन कार्ड हम देखते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है सबसे पहले परिवार के मुखिया का नाम, और उसके बाद में उसके मेंबर्स, इट मींस सदस्यों के नाम होते हैं। उसी प्रकार से हम आज देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का परिचय। जैसे मान लीजिए आपसे आपका परिचय पूछा, हु आर यू, आप कौन हैं, तो यू विल से हेलो माई सेल्फ विकास, हेलो आई एम विकास, विकास इज माई नेम इज विकास। इस प्रकार से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी प्रकार से व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है, किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हमें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूं, इफ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यदि हम इस वाक्य को अंग्रेजी में चेंज करते हैं तो हम कहेंगे कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। व्हाट इज माई रियल पोजीशन, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, तो मैं एक अध्यापक हूँ। तो यदि किसी व्यक्ति या वस्तु, वेयर इज द बुक, इफ एनीबडी आस्क टू यू, यदि कोई आपसे पूछे वेयर इज द बुक, यू कैन से द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन का मतलब होता है वास्तविक स्थिति, क्या यह बताई जाती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध होता है तो वहां प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा कि वेयर इज द बुक, पुस्तक कहाँ है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये बुक क्या है, वस्तु है, थिंग है। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है कि इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। वेयर इज द बुक इज ऑन द टेबल। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध होता है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। व्हाट इज माई एक्चुअल पोजीशन, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, तो मेरी वास्तविक स्थिति ये है कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो हम कह सकते हैं
कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध कराया जाता है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध कराया जाता है तो वहाँ इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हमने दो उदाहरण के माध्यम से समझा कि द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इसके अंदर व्यक्ति और वस्तु दोनों की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध कराया गया है। अभी हमने देखा कि जो वाक्य लिखा मैंने, मैं एक अध्यापक हूँ, पुस्तक मेज पर है, वे घर पर है, तुम एक विद्यार्थी हो। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हूँ, है, हो, तो हमने देखा कि तीन शब्द आएंगे, है, हूँ, हो। ये तीन वर्ड किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं। जैसे कि तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, क्या है अंत में, हो। मैं एक अध्यापक हूँ, अंत में क्या आया, हूँ। वे गायक हैं, है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई पूछे कि पहचान क्या है, कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, तो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जबकि हम क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो उस समय डायरेक्ट ता है, ती है, ते होता हूँ, इस पर आ जाते हैं। जबकि इसका जो स्टार्ट है, प्रारंभ है, यहाँ से नहीं होता है। पहले आपको हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का जो मुखिया है, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में उसके मेंबर्स की ओर हमें वन बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध होता है तो वहां इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। इसके बाद में पहचान बतानी होती है हमें अंग्रेजी की, कि ठीक है सेंटेंस यदि हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस का है। ऐसे ही अंग्रेजी में क्या होती है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि बी का रूप, ये बी का जो रूप होता है इसके अंदर होता है इजेमार, बी का रूप इजेमार, वाजवर होता है। यदि हम प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करते हैं तो बी का रूप इजेमार लेना है। जैसा कि मैंने अभी उस वाक्य में लिया था कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ बी का रूप इजेमार में से क्या लिया हमने, एम लिया। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ द बॉय, लड़के की वास्तविक स्थिति क्या है कि गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। ऐसे ही अभी हमने देखा था कि द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो ये हमने देखा कि बी का रूप इज, एम और आर। तो ये जो बी का रूप होता है इज, एम, आर, यह प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज किया जाता है। इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, भारत जो है खनिज और रत्नों में संपन्न है। तो इंडिया, व्हाट इज इंडिया, भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, कि भारत जो है खनिज और रत्नों में समृद्ध है, संपन्न है। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध करते हैं तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंदर में है, हूँ, हो। उसी प्रकार से अंग्रेजी के वाक्यों में आपको लेना है बी का रूप इज, एम, आर। कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है और कहाँ आर लगाना है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर इज, एम, आर के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अभी जैसे अपन ने वाक्य देखे थे उसके अंदर हमने देखा था कि इज गोइंग लिखा हुआ था, तो इज के बाद में गो में आईएनजी लगाया, तो वहां पर जो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा तो वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, सहायक
में होता है, इट मीन्स मुख्य क्रिया के रूप में। हम बात करेंगे इज, हमें सब्जेक्ट ध्यान रखना होगा ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा। अब नाउन में आपको पता है कि व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। तो वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम, बुक, पेन, सीता, तो ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। और इसके साथ ही हमने देखा कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन के अंदर ये सारी चीजें, कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और स्थान भी हो सकता है। स्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? प्लेस, स्थान। और थिंग आपने देखी ली, बुक, और नेम किसी का नाम, जैसे हमने कहा राम, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड प्लेयर। हमें किसका प्रयोग करना है? इज का। ये जो है ही, शी, इट, ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, यानी कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम, राम क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। उसी प्रकार से यदि हमने देखा सीता, तो सीता क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। अब कोई वस्तु आ गई, जैसे बुक आ गई, तो वहां पर हमें क्या लेना है? इट लेना है। तो ये ही, शी, इट क्या है? प्रोनाउन है और इनको कहते हैं थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि यदि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इट मींस थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो वहां हमें बी का क्या लेना है? इज लेना है। अभी हम इसे मेन वर्ब के रूप में देख रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग इट एज हेल्पिंग वर्ब। हम इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं देख रहे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति अथवा दशा का बोध करा रहे हैं, वो भी वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट, कि वह क्या है। यदि पूछ लिया जाए कि हु इज सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर कौन है, तो यू विल से सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेट प्लेयर, कि वह क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो जब हम वर्तमान में किसी व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी वास्तविक दशा क्या है, तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर इजे मार का प्रयोग करते हैं। अभी हमने देखा इस का प्रयोग ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा यदि है तो वहाँ पर इस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है आई। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें आई के साथ में एम का प्रयोग करना है। इसके बाद में जो अगले प्रोनाउंस है वो है यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। जैसे मान लीजिए बॉयज, गर्ल्स, एन लिखा हुआ है, मेन, वीमन, WMEN, तो ये सब क्या है? प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा। उसी प्रकार से यू, वी, दे, इन सभी के साथ में जो मेन वर्ब के रूप में हम वी का रूप लेंगे वो होगा आर। तो हमें ये इजे मार का प्रयोग ध्यान करना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल, उसमें अंग्रेजी के वाक्यों में बी का रूप इजे मार का प्रयोग करना है। कहाँ इज लेना है, कहाँ एम लेना है और कहाँ आर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ में इस का प्रयोग होगा और आई के साथ में एम का प्रयोग होगा और यू, वी, दे
तथा प्लूरल नाउन के साथ में हमें आर का प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये जो प्रेजेंट टेंस जिसे हमने कहा हेड ऑफ द फैमिली, परिवार